गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम कविता चौधरी फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। आई विल टीच यू हिंदी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम जो है आपका हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से चैप्टर नंबर 2 फसलों का त्योहार के बाकी जो बच्चे प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। और जैसे कि आपको पता है, हमने पिछली क्लास में 3 क्वेश्चन किए थे, जिसमें सबसे पहले था मौसम का अंदाज, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था कि खिचड़ी में ऐसा जाड़ा हम पहले कबो ना देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? तो हमने इसका आंसर लिखा था कि यहाँ खिचड़ी एक त्योहार का नाम है जो जनवरी माह में आता है, जैसे कि मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी आदि। उसके बाद क्वेश्चन 2 था कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? अगर ऐसा हो तो हम ऐसा अगर हो गया तो फिर क्या होगा? तो हमने इसका आंसर लिखा था कि अगर ऐसा हो तो चारों ओर अंधेरा रहेगा, सूरज से निकलने वाली गर्मी और शक्ति नहीं मिलेगी, इससे खनिज तत्व भी नहीं मिलेंगे और पेड़ पौधे जो है मुरझाने लगेंगे। उसके बाद क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन था वो था कि बाहर देखने से समय का अंदाजा। मैंने आपको बताया था ये अंदाज नहीं है, अंदाजा है। क्यों नहीं हो पा रहा था? और जिनके पास घड़ी नहीं होती थी वे समय का अनुमान जो है किस तरह से लगाते हैं। तो हमने इसका आंसर लिखा कि चारों ओर जो है कोहरा होने के कारण समय का अंदाजा नहीं हो पा रहा था, और सर्दियों में जो है कोहरे के कारण सूरज दिखाई नहीं देता। जो कोहरा होता है वो उससे हम धुंध कहते हैं। लोग सूर्य की स्थिति से समय का अंदाजा लगाते हैं। जिनके पास घड़ी नहीं होती है वे समय का अनुमान सूरज की चढ़ती और बढ़ती और उतरती स्थिति से लगाते हैं, और रात के समय का अंदाजा भी वे पहर के अनुसार करते हैं। फिर हमने क्वेश्चन देखा था कि आज ये लोग उठे के नहीं का। तो इसका मतलब ये बिहारी भाषा लिखी हुई थी, हमें अपनी हिंदी भाषा में लिखना था। तो हमने इसका आंसर लिखा कि आज इन लोगों को उठना नहीं है क्या। उसके बाद ख था जा भाग के देख केला के पत्ता आयल की ना। तो हमने इसका आंसर लिखा कि जल्दी जाकर देख कि जो केले के पत्ते हैं वो आए हैं या नहीं आए हैं। और फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, इसमें क्वेश्चन था कि इन वाक्यों को अपने घर की भाषा में लिखो। अगर आप चाहो तो इन वाक्यों को अपने घर की भाषा में लिख सकते हो। अगर आप नहीं चाहते तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। जो क्वेश्चन है इन वाक्यों को अपने घर की भाषा में लिखो, यहाँ तक। तो हमने पिछले क्लास में ये वाले क्वेश्चन किए थे। और मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, यहाँ पर एक क्लिक हियर टू सब्सक्राइब, यहाँ पर एक बटन दे रखा है। अगर आप इस बटन को दबाते हो तो मेरी पिछली जितनी भी वीडियोस थी हिंदी की, अगर आपने नहीं देखी है या आपको इस चैप्टर नंबर 2 को एक बार फिर से सुनना है, तो आप इस बटन पर क्लिक करके जो मेरी हिंदी की लास्ट वीडियोस थी आपके क्लास 5th की, वहां पर जो है आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से आपको किसी भी चैप्टर के अंदर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हो। तो यहाँ अगर इस बटन को दबाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? मेरी जो पिछली वीडियोस थी, मेरी प्रीवियस वीडियोस थी हिंदी की आपके क्लास 5th की, आपको वो मिल जाएगी। तो बच्चों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं बाकी के क्वेश्चन। तो देखिए तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, विविधता हमारे देश की पहचान है। फर्स्ट, विविधता यानी अलग अलग तरह की चीजें। जैसे कि विविधता है हर जगह, कोई जगह बोली अलग है, कई जगह कपड़े पहनने के अलग है, कई जगह भाषाएं अलग है, कई जगह का खान पान अलग है। तो इस चीज को हम विविधता कहते हैं। विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों का त्योहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण ले और उस पर जानकारी इकट्ठी करें। जानकारी चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचना परक सामग्री के रूप में हो सकती है। हर समूह इस कक्षा जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करे। अब बुक में ये क्वेश्चन का दे रखा है, ये रहा क्वेश्चन, भारत तेरे रंग अनेक, जिसमें क्वेश्चन 1 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? भाषा, कपड़े, नया वर्ष, भोजन, लोक कला और लोक संगीत, इनके बारे में कि कहाँ पर किस तरह की बोलियां हैं, कहाँ पर किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं, नया वर्ष को लोग क्या क्या कहते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। तो प्रश्न 1 लिख दिया, उसके बाद हेडिंग लगाएंगे भाषा। अब भाषा क्या क्या हो सकती है? तो देखिए, भाषा, सबसे पहले भाषा, तो भाषा का हम लिख सकते हैं कि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे गुजराती, गुजराती, मराठी, बंगाली, गढ़वाली, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, उड़िया, तेलुगु, नेपाली, असमिया, सिंधी, मलयालम और हिंदी इत्यादि। तो इतनी तरह की जो भाषाएं हमारे पूरे भारतवर्ष में बोली जाती है। जैसे गुजराती गुजरात के लोग, मराठी जो है महाराष्ट्र के लोग बोलते हैं, तमिल जो है तमिलनाडु के लोग बोलते हैं, और मलयालम जो होता है वो एक तरह से हमारे उत्तर भारत साइड के लोग ही मलयालम और तेलुगु, सिंधी और क्या बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं और कन्नड़ बोलते हैं। हिंदी जो है हमारे देश यहाँ पश्चिमी भाग में बोली जाती है, और दिल्ली, इन जगह स्थानों पर हिंदी बोली जाती है। बंगाली बंगाल में बोली जाती है, पंजाबी जो है पंजाब में बोली जाती है,
असम में बोली जाती है। तो इस तरह से इतनी सारी भाषाएं होती है। तो हम लिखेंगे भाषा में क्या क्या भाषाएं हो सकती है कि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे गुजराती, मराठी, बंगाली, गढ़वाली, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, उड़िया, तेलुगु, नेपाली, असमिया, सिंधी, मलयालम, हिंदी इत्यादि। अब कपड़े, कपड़े किस किस तरह के पहने जाते हैं, तो देखिए कपड़े हर प्रांत में जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कपड़े हर प्रांत के परिधानों में मुख्यतः साड़ी, सूट और लहंगा। ज्यादातर प्रांतों में या तो साड़ी पहनती है औरतें, या फिर सूट यानी सलवार सूट, या फिर लहंगा। कहाँ कब पहना जाता है, विवाह अवसर पर पहने जाने वाला परिधान क्या कहलाता है, लहंगा। ये स्त्रियों द्वारा पहना जाता है। पुरुषों में धोती, कुर्ता, लुंगी, पजामा पहना जाता है। अब लुंगी क्या होती है, एक कपड़ा होता है जिसको अपने और चारों ओर जो है लपेटा जाता है, उसको लुंगी कहते हैं। धोती का अर्थ आप समझते हो, और कुर्ता और पजामा। तो महिलाएं क्या पहनती है, ज्यादातर साड़ी, सूट और लहंगा। लहंगा कब पहनती है, विवाह अवसर पर, यानी कोई शादी हो गई उसके अवसर पर जो है पहनने जाने वाला मुख्य परिधान है। और पुरुषों के द्वारा यानी आदमियों के द्वारा क्या पहना जाता है, धोती, कुर्ता, लुंगी, पजामा पहना जाता है। अब उसके बाद है नया वर्ष। अब नए वर्ष को लोग क्या क्या नाम से बुलाते हैं, तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ। अलग अलग जगहों पर नया वर्ष मनाने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे वैशाखी, यानी पंजाब के लोगों का, जब पंजाब के लोग हैं उनका नया वर्ष आता है तो उसे वो वैशाखी के रूप में बनाते हैं। फिर आंध्र प्रदेश के लोग उसे उदागी के नाम से बनाते हैं। केरल के लोग इसे विशु, केरल और तमिलनाडु के लोग इसे विशु के नाम से बुलाते हैं। और महाराष्ट्र में लोग हैं उसे गुड़ी पड़वा के नाम से बुलाते हैं। यानी जो ये सारे त्योहार कब आते हैं, चैत्र में, जब हमारा हिंदू का हमारा भारतीय नववर्ष स्टार्ट होता है यानी अप्रैल में, तब जो है ये नया वर्ष बनाया जाता है। तो पंजाब में से वैशाखी कहते हैं, आंध्र प्रदेश में उदागी कहते हैं, केरल तमिलनाडु में से विशु और महाराष्ट्र में से गुड़ी पड़वा कहते हैं। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट है भोजन। अब अलग अलग राज्यों में किस किस तरह का भोजन मिलता है, यानी हर राज्य का एक फेमस भोजन होता है। तो देखिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के भोजन मिलते हैं, जैसे छोले भटूरे, राजमा, मक्के की रोटी व सरसों का साग। ये कहाँ मिलते हैं, पंजाब में। फिर हम दूसरा लिखेंगे डोसा, इडली, सांभर, ये दक्षिण भारत में मिलते हैं। अब जब आप इसका आंसर लिखो तो एक नंबर को एक लाइन में लिखेंगे, दूसरी लाइन को यानी दूसरी नंबर लाइन जो डोसा, इडली, सांभर है वो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे। फर्स्ट वाली लाइन अगर बच भी गई है तो उसके आगे से सेकंड वाला पॉइंट स्टार्ट नहीं करना है, आपको न्यू लाइन से सेकंड वाला पॉइंट स्टार्ट करना है। फिर थर्ड है खाकरा। अब थर्ड है वो नई लाइन से स्टार्ट करना है। खाकरा, भाकरवाड़ी, ढोकला और थेपला ये कहाँ मिलते हैं, गुजरात में। फिर रोगन जोश, रिश्ता दम आलू और वाजवान ये कहाँ पर फेमस है, ये महाराष्ट्र, ये कश्मीर की डिशेज होती है जिसका नाम है रोगन जोश, रिश्ता दम आलू और वाजवान। फिर है माछ भात, पांचवा है माछ भात, शुक्तो और मिष्टी दोई ये कहाँ पर मिलते हैं, ये बंगाल के जो है मुख्य भोजन के रूप में वहां के लोगों द्वारा खाया जाता है। फिर छठा है दाल बाटी, यहाँ पे ठी नहीं आएगा, यहाँ पर टी आएगा। हम क्या लिखेंगे, दाल बाटी चूरमा गट्टे की सब्जी, ये हमें कहाँ मिलते हैं, ये हमारे राजस्थान में खाए जाते हैं। तो भोजन क्या क्या हो गए, छोले भटूरे, राजमा, मक्के की रोटी व सरसों का साग पंजाब में खाए जाते हैं। डोसा, इडली, सांबर ये दक्षिण भारत में खाए जाते हैं। खाकरा, भाकरवाड़ी, ढोकला, थेपला ये गुजरात में खाए जाते हैं। रोगन जोश, रिश्ता दम आलू, वाजवान ये कश्मीर में खाए जाते हैं। माछ भात, शुक्तो और मिष्टी दोई ये बंगाल में खाए जाते हैं। और दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी जो है राजस्थान में खाई जाती है। उसके बाद अगला देखिए, अब लोक कला क्या है, हर प्रांत की एक लोक कला होती है, यानी वहां के लोगों द्वारा कुछ कलाएं बताई जाती है। तो ये कौन से राज्य में कौन सी कला होती है वो मैं आपको बताती हूँ। प्रत्येक प्रांत की लोक कला वहां की संस्कृति का परिचय देती है। किसका, संस्कृति का परिचय देती है। जैसे मधुबनी जो एक बिहार की लोक कला है, चित्तर जो कि दक्षिण भारत की लोक कला है, तंजावुर ये कहाँ की है, तमिलनाडु की लोक कला, थंगक जो कि एक तिब्बत की लोक कला है, पातचित्र ये उड़ीसा की लोक कला है, पिछुई तथा फड़ ये कहाँ मिलता है, ये हमारे राजस्थान में मिलता है, पिछुई तथा फड़। और बाटिक ये हमारे दक्षिण भारत तथा बंगाल की लोक कला है। अब उसके बाद है लोक संगीत, यानी हर क्षेत्र विशेष का एक संगीत होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लोक संगीत। जैसे देखिए अलग भाषा और संस्कृति होने से लोक संगीत भी अलग होता है। जैसे अगर परिधान भी अलग है, खाना पीना भी अलग है, लोक कला भी अलग है, तो लोक संगीत भी अलग होगा। तो देखिए अलग भाषा और संस्कृति होने से लोक संगीत भी अलग होता है।
भारत के लोक संगीत में अलग प्रांतों के लोकगीतों की व्यापक परंपरा चली आ रही है। जैसे देखिए सारंग, दुर्गा, सोरठ, पीलू इत्यादि राग लोक संगीत का मुख्य हिस्सा है। जो राग लोक संगीत होता है उसका प्रमुख हिस्सा है सारंग, क्या है, सारंग, दुर्गा, सोरठ, पीलू। अब क्या क्या पढ़ सकते हैं, फर्स्ट नंबर लिखेंगे हम कजरी, सावन, चेता। ये बनारस, मिर्जापुर और उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिले का लोक संगीत है। इस लोक संगीत का नाम है कजरी, सावन, चेता। अब एक लाइन में सिर्फ इसी को लिखेंगे, फिर दूसरी लाइन में लिखेंगे सोहनी और महिवार तथा हीर और रांझा, ये पंजाब का लोक संगीत है। ढोला मारू जो है राजस्थान का लोक संगीत है। विदेशिया ये बिहार का एक लोक संगीत है। आला जो है वो बुंदेलखंडी का एक लोक संगीत है। तथा गरबा, जैसे आपको पता है कि जो गुजराती लोग होते हैं वो गरबा पर नाचते हैं, तो गुजरात का क्या हो गया लोक कला, गरबा। और रसिया, रसिया कहाँ का है, ब्रज का। जो ब्रज है जहाँ पर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था वो ब्रज है, वहां पर क्या लोक संगीत है, रसिया। तो इस तरह से आपको लोक संगीत के बारे में लिखना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पर आपको अपनी कॉपी में एकदम टॉपिक वाइज लिखना है और जो काम होगा वो एकदम साफ करना है। इतनी मतलब इतना प्रॉपर आपको इतनी अच्छी तरीके से लिखना है कि जब आप याद भी करो तो आपको हर एक पॉइंट जो है समझ आए। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक लाइन में एक ही पॉइंट को लिखना है और सेकंड लाइन में जो है सेकंड पॉइंट को लिखना है, तो इस तरह से आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? अब हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई ना कोई फेस्टिवल अपन को अच्छा लगता ही है। अब आपको कौन सा फेस्टिवल यहाँ पर अच्छा लगता है, आप अपनी दिनचर्या, और उस दिन जब फेस्टिवल आता है आपकी क्या दिनचर्या रहती है, आप क्या करते हो, तो आपका रूटीन क्या हो जाता है उस समय, तो आपको वो लिखना है। तो हम आंसर लिख सकते हैं कि मुझे दीपावली का त्योहार बहुत बहुत अच्छा लगता है। इस त्योहार में घर की रूपरेखा बदल जाती है। रूपरेखा यानी पूरा घर का नक्शा बदल देते हैं लोग, कई तरह से सजाते हैं। इस तरह से बहुत खरीदारी होती है, हम दूसरों को उपहार देते हैं और हमें भी बहुत से उपहार मिलते हैं। घर में माँ और दादी द्वारा विभिन्न तरह के व्यंजन, पकवान तथा मिठाइयाँ बनाई जाती है। घर को सजाया जाता है, आंगन में रंगोली बनाई जाती है, घर में सब नए वस्त्र पहनते हैं। सुबह से ही घर में चहल पहल हो जाती है। जब दीपावली का त्योहार आता है तो क्या हो जाती है, चहल पहल हो जाती है, लोग खूब सारा काम करते हैं। और जो दादी और माँ होती है वो क्या करते हैं, हमारे घर में व्यंजन, पकवान और बहुत सी मिठाइयाँ बनाती है। रात को आंगन को अनगिनत दीपों से सजाया जाता है, यानी बहुत सारे दियों से जो है हमारे घर के आंगन को सजाया जाता है। चारों ओर रोशनी का ही राज होता है, सब खुश रहते हैं। दीपावली के दिन माँ हमें सुबह जल्दी उठा देती है, हम नहा धोकर तैयार होते हैं। मैं दादी के साथ आंगन में रंगोली बनवाती हूँ। अगर लड़की है तो बनवाती हूँ लिखेंगे, और अगर लड़का लिख रहा है तो क्या लिखेंगे, बनवाता हूँ। इसके बाद पिताजी के साथ दोस्तों तथा संबंधियों के घर मिठाइयाँ तथा उपहार बांटने निकल पड़ते हैं, यानी बहुत सारे स्वीट्स और गिफ्ट्स जो है हम अपने रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को बांटने निकल पड़ते हैं। तब तक दादी घर में विभिन्न तरह के जो है पकवान बना लेती है। मैं, माँ और पिताजी मिलकर घर को सजाते हैं। पिताजी आंगन में रंग बिरंगी बिजली के बल्ब लगाते हैं। तो आपने देखा होगा जब दिवाली का टाइम होता है तो बहुत सारे लोग अपने घर में जो लाइट्स होती है वो लगाते हैं। कौन सी लाइट्स, रंग बिरंगी बल्ब वाली लाइट्स। शाम को हम नए कपड़े पहनते हैं और लक्ष्मी पूजा करते हैं। तो दीपावली के दिन कौन सी देवी की पूजा होती है, लक्ष्मी की। तो हम लिखेंगे हम लक्ष्मी पूजा करते हैं। पूजा के बाद मिठाई आस पड़ोस में देने जाती हूँ। इस काम को खत्म करने के बाद माँ के साथ दिए जलाती हूँ। अंत में पिताजी तथा मित्रों के साथ पटाखे जलाती हूँ। तो आप इस तरह से इस आंसर को लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जो कि आपके बुक में दे रखा है, अन्न के बारे में। क्वेश्चन 1 था हमारे भारत तेरे रंग अनेक, इसमें 2 क्वेश्चन थे। अब अगला क्वेश्चन है अन्न के बारे में। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फसल के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व होता है, यानी कि मकर संक्रांति पर जो है तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है पता करो। अब जो तिल होता है उसके क्या क्या कार्य, हम उसे किस तरह से यूज कर सकते हैं, उसके बारे में हमें आंसर लिखना है। तो हम लिखेंगे तिल एक तिलहन है, यानी क्या है, तिल एक तिलहन है। इससे तेल निकाला जाता है। तो जो तिल होता है उससे हमें तेल मिलता है। इसका प्रयोग जो है बीज तथा तेल दोनों रूपों में होता है। तो इसके बीज को जब हम खाते हैं, जो तिल होता है उसका बीज ही हम खाते हैं, और इसका तेल जो होता है इसको पीस कर निकाला जाता है। कई व्यंजनों में इसके तेल का प्रयोग होता है। अचार तथा मिठाइयों में इसे बीज के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसके बीज से गज्जक तथा रेवड़ी बनती है। मासिल, अब देखिए बच्चों यहाँ पे मासिल नहीं होगा, मालिश होगा। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मालिश।
मासिल है, ये शब्द है मालिश। तो ये जो शब्द है ये गलत है, मासिल नहीं होता है, मालिश होता है। मालिश करने के लिए भी इसका तेल बहुत अच्छा, इसका तेल अच्छा माना गया है। आयुर्वेद में दवाई बनाने के लिए भी इसके तेल का प्रयोग होता है। भारतीय संस्कृति में पूजा भारतीय संस्कृति में पूजा में तिल का प्रयोग किया होता है और इसके तेल का दिया जलाना भी शुभ माना जाता है। तो हमने क्या देखा, तिल के कितने तरह के यूज है। इसको तो हम या तो खा भी सकते हैं, इसका तेल को भी यूज कर सकते हैं, इसके तेल को अचार तथा मिठाइयों में भी यूज किया जाता है और इसके बीज से जो है गज्जक तथा रेवड़ी बनती है और मालिश करने के लिए भी इसका जो तेल होता है बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। और आयुर्वेद में जो है दवाइयां बनाने में भी इस तेल का उपयोग किया जाता है और भारतीय संस्कृति में पूजा में तिल का प्रयोग किया जाता है। इसके तेल का जो है दिया जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन चीजों से तेल बनता है और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान पर जाकर पूछो। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि तिल से भी हमें तेल मिलता है, और कौन कौन से ऐसे बीज है जिनसे हमें जो है तेल मिलता है या किन चीजों से हमें तेल मिल सकता है? तो हम लिख सकते हैं जैसे हमें मूंगफली से मिलता है, बादाम से मिलता है, ये तो आपने कभी ना कभी सुना होगा। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, तिल के अलावा मूंगफली, सरसों, नारियल, बादाम, आंवला और सूरजमुखी फूल के बीजों से भी तेल निकलता है। बीजों को एकत्र किया जाता है और मशीनों से इन्हें साफ किया जाता है और फिर सुखाया जाता है। इसके बाद इन्हें मशीनों में डाला जाता है। मशीनों में इन्हें कूटा और मसला जाता है। जब कूटेंगे मसलेंगे तभी तो उसके अंदर का तेल निकलेगा। इसके बाद तेल को बड़ी बड़ी पाइपों के माध्यम से अलग किया जाता है, वहां इसे साफ करके भरा जाता है। तो इस तरह से कोई भी चीज का तेल निकालना, जैसे मूंगफली का, सरसों का, बादाम का, आंवला या फिर सूरजमुखी का फूल का तेल निकालना, तो किस तरह से निकालेंगे? सबसे पहले इनके जो बीज होंगे उनको हम क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, फिर उनको मशीनों से साफ कर देंगे और सुखा देंगे। इसके बाद इनको मशीनों में डाला जाएगा और मशीनों में इनको सबसे पहले तो कूटा जाएगा और फिर मसल दिया जाएगा, जिससे तेल निकलेगा। इसके बाद तेल को जो है बड़ी बड़ी पाइपों के माध्यम से अलग किया जाता है और वहां इसे साफ करके भरा जाता है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने 3 क्वेश्चन किए थे। सबसे पहले तो हमने जो है ये वाला क्वेश्चन किया था कि विविधता हमारे देश की पहचान है, फसलों का त्योहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है, और नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का एक समूह का एक एक उदाहरण ले और उस पर जानकारी इकट्ठी करें और हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करे। तो भाषा, कपड़े, नया वर्ष, भोजन, लोक कला और लोक संगीत, इस पर हमने जो है लिखा था कि किस किस तरह की विविधता होती है। भाषा के मामले में कितनी विविधता है, कपड़े के मामले में कितनी विविधता है, नया वर्ष कितने तरह के लोग मनाते हैं, यानी भारत में किस किस तरह से इसे बोला जाता है, भोजन पूरे भारत में किस किस तरह के भोजन बनता है, लोक कला क्या है और लोक संगीत क्या है। तो उसके बाद हमने देखा था दीपावली के त्योहार कि तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों, इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है। अगर आपको होली का फेस्टिवल अच्छा लगता है तो आप होली का लिख सकते हो, रक्षाबंधन लगता है रक्षाबंधन लिख सकते हो। तो इस हमने दीपावली पर जो है पूरा एक पैराग्राफ लिखा कि हम इस दिन क्या क्या करते हैं। उसके बाद हमने क्वेश्चन किया था कि फसल के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व होता है और तिल का किन किन रूपों में क्या इस्तेमाल होता है पता करो। तो हमने देखा कि तिल जो होता है एक तिलहन होता है, इसका तेल निकाला जाता है, इसके बीच से हम जो है गज्जक तथा रेवड़ी बनाकर खाते हैं और इसके तेल की जो मालिश होती है बहुत अच्छी मानी जाती है और आयुर्वेद में भी इसके तेल से दवाई बनाई जाती है तथा अचार और मिठाइयों में भी जो है इस तिल के तेल का जो यूज होता है। उसके बाद हमने देखा कि तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है। हम जान गए क्योंकि हमने प्रश्न कब पढ़ा है, तो हमें पता चल गया कि तिल से हमें तेल भी मिलता है। और किन चीजों से तेल बनता है और कैसे बनता है, हो सके तो तेल की दुकान पर जाकर पूछो। तो हमने इसका आंसर लिखा कि तिल के अलावा मूंगफली से, सरसों से, नारियल से, बादाम, आंवला और सूरजमुखी फूल के बीज से भी तेल निकलता है। बीजों को एकत्र किया जाता है, मशीनों से इन्हें साफ किया जाता है और सुखाया जाता है। इसके बाद में इन्हें मशीनों में डाला जाता है, मशीनों में इन्हें कूटा और मसला जाता है, यानी मसल दिया जाता है, जिससे उसमें जो तेल मौजूद होता है वो निकलता है। इसके बाद तेल को बड़ी बड़ी पाइपों के माध्यम से अलग किया जाता है और वहां से इसे साफ करके भरा जाता है। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के क्वेश्चंस को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको किस तरह से आपको काम करना है कॉपी में उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज के जो मैंने क्वेश्चन बताए वो समझ आ गए होंगे, किस तरह से आपको अपनी कॉपी में काम करना है ये भी समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में और उसके बाद हम जो है बाकी के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको कहा था कि अगर आपको आपकी हिंदी के पिछले प्रीवियस जो चैप्टर हो चुके हैं उसके बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर दिए गए बटन पर आप क्लिक करके जो है मेरी प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं।
तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, धन्यवाद।